नमस्कार, देवभूमि समाचार में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी अपने 2 दिवसीय अहमदाबाद और चेन्नई के दौरे से वापस लौट आए हैं। वहीं राजधानी दिल्ली उत्तराखंड सदन में सीएम ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए इस दौरान सीएम ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। देखिए, चेन्नई में भी काफी सकारात्मक रूप से बहुत सारे जो निवेशक थे, बहुत सारे उद्योग समूह के लोग, सभी से वार्ता हुई और एक बड़ी राशि निवेश के करार के रूप में वहां भी हमको प्राप्त हुई थी और बड़ा उत्साह चेन्नई में भी लोगों का रहा। और अहमदाबाद गुजरात में क्योंकि उत्तराखंड के साथ उनका पहले से ही एक संबंध है, बहुत आना जाना है, चार धाम यात्रा हो, हरिद्वार ऋषिकेश हो या उत्तराखंड का इंडस्ट्री का सेक्टर है। इंडस्ट्री के सेक्टर में पहले से ही बहुत सारे लोग काम करते हैं और अनेकों क्षेत्रों में उनका पहले से निवेश भी है। उसमें से उन्होंने अपने निवेश को बढ़ाने के लिए भी जो है अपने प्रस्ताव दिए हैं। लगभग 24,000 करोड़ से अधिक के अभी निवेशों पर करार हुए हैं वहां पर और सब मिलाकर अभी अब हमारा 1 लाख करोड़ के लगभग निवेशों पर करार हो चुका है। और हम जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, ऑटोमोबाइल है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन सभी को केंद्रित करते हुए सभी प्रकार के जो प्रस्ताव हैं सभी सेक्टरों के हमको मिले हैं। फार्मा सेक्टर के भी बड़ी संख्या में प्रस्ताव मिले हैं, लॉजिस्टिक में, टूरिज्म के सेक्टर में, एमएसएमई इंडस्ट्री और एग्री के क्षेत्र में भी लोग काम करना चाहते हैं। और बड़ा एक उत्साहपूर्ण ये अहमदाबाद की बैठक रही, इसमें 50 से भी अधिक उद्योग समूह के लोगों ने वहां पर निवेशों पर करार किया है। देखिए, जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का दिन है वो सभी राम भक्तों के लिए, सभी राष्ट्र भक्तों के लिए एक बहुत बड़ा दिन है, ऐतिहासिक दिन है। और हर राम भक्त और राष्ट्र भक्त उस दिन चाहेंगे कि वो इस खूबसूरत पल, ऐतिहासिक पल पे और बहुत ही श्रद्धा से भरे हुए उस दिन के साक्षी बने और सभी लोग राम मंदिर को अपने सामने बनते हुए देखना चाहते थे। और राम मंदिर का जो सपना था वो हर एक भारतवासी के मन में था और सबने नारा भी लगाया था जब कार सेवा करी थी कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। उन सभी का ये सपना साकार हो रहा है। लेकिन अब देखिए, ऐसा है कि जो भी वहां जाना चाहता है उसको कौन रोक सकता है। भगवान रामलला के दरबार में जो भी जाना चाहेगा वो जाएगा। देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी ने देश के अंदर 55 से 60 सालों तक सरकार चलाई है और देश के अंदर हमेशा तुष्टीकरण किया है, हमेशा वोटों की राजनीति की है। देश के अंदर सशक्तिकरण हो रहा है, सबके साथ समानता का व्यवहार हो रहा है, न्याय के आधार पर काम हो रहा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरे देश के अंदर, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सारा देश मजबूती से आगे बढ़ रहा है। ये कांग्रेस के लोग और विपक्ष के लोग सहन नहीं कर पा रहे हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता अभय कैतुरा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी अभय, जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अहमदाबाद और मुंबई के दौरे के बाद लौट आए हैं, 20,000 करोड़ के एमओयू साइन हो चुके हैं, क्या कुछ ताजा अपडेट है? बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार अपने कुशल नेतृत्व का परिचय यहाँ पर दे रहे हैं और राज्य में जिस प्रकार से विकास की जरूरत है उस विकास की जरूरत को इतना मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने कुशल नेतृत्व के चलते पूरा भी कर रहे हैं। इन्वेस्टर समिट जो उत्तराखंड में आयोजित होने जा रहा है दिसंबर माह में, उस इन्वेस्टर समिट के लिए लक्ष्य राज्य सरकार तक निर्धारित किया गया है। कह सकते हैं कि 2.5 लाख करोड़ का जो निवेश का जो लक्ष्य रखा गया है उस लक्ष्य के सापेक्ष अभी तक राज्य सरकार 90,000 करोड़ के लगभग अपने एमओयू यहाँ पर साइन कर चुकी है। ये एकमात्र शुरुआत है, जबकि अभी इन्वेस्टर समिट के लिए जो मुख्य आयोजन यहाँ पर होना है दिसंबर माह में, उसके लिए 1 माह का समय यहाँ पर बचा हुआ था। ऐसे में समझा जा सकता है कि जिस रफ्तार से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने कुशल नेतृत्व के जरिए अपने काम की ओर बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में उम्मीद है कि जो लक्ष्य इस समय राज्य सरकार की तरफ से चुना गया उस लक्ष्य को भी जल्द ही सरकार के द्वारा प्राप्त कर लिया जाएगा। और आने वाले दिनों में इस इन्वेस्टर समिट के माध्यम से जो विकास की जो रफ्तार है और रफ्तार बढ़ती हुई नजर आएगी। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस समय अपने निवेशकों के सामने राज्य
करने का काम कर रहे हैं, जिस तस्वीर को वो प्रेजेंट कर रहे हैं, उस तस्वीर में आप ये समझा जा सकता है कि उत्तराखंड का हर सेक्टर, चाहे आपका अभी तक जो पर्यटन सेक्टर ज्यादा आच्छादित रहता था, उसके अलावा भी अब इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा राज्य में जो फार्मा सेक्टर है, उस सेक्टर में भी यहाँ पर निवेश की इच्छाएं निवेशकों की तरफ से जताई गई है। शिक्षा के क्षेत्र में लगातार निवेश आगे बढ़ रहा है और कोशिश यही है कि उत्तराखंड की जो तस्वीर है वो तस्वीर बदलती हुई नजर आ रही है। और जो लैंड बैंक राज्य सरकार की तरफ से निवेशकों के सामने रखा गया है, उस लैंड बैंक पर ये कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में जो निवेश होगा वो निवेश भी धरातल पर उतरता हुआ नजर आएगा। और एक तरफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जहां निवेशकों को रिझाने का काम कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रशासन की तरफ से इसके लिए बाकायदा उसकी समीक्षाएं भी यहाँ पर की जा रही है। जो निवेश के हुए हैं, जिन पे एमओयू अब तक साइन हो चुके हैं, उनकी समीक्षाएं यहाँ पर हो रही है। उनको किस प्रकार से धरातल पर उतारने का काम होगा, उसको लेकर भी काम यहाँ पर किया जा रहा है। जी बिल्कुल। अब इसके अलावा जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अलग अलग राज्यों में भी उत्तराखंडियों को जोड़ने का भी काम कर रहे हैं, गुजरात के मुख्यमंत्री से उन्होंने उत्तराखंड भवन की भी बात करी है, उसको लेकर क्या कुछ लाभ मिलेगा उत्तराखंड वासियों को? बिल्कुल, इसे इस रूप में समझा जा सकता है कि उत्तराखंड की जो पहचान, उस पहचान को आगे बढ़ाने का काम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो प्रवासी जो उत्तराखंडी है, उनका अनुभव का लाभ कैसे उत्तराखंड को मिल सकता है, उस दिशा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर काम कर रहे हैं। गुजरात दौरे के दौरान भी जो प्रवासी उत्तराखंडी थे, उनसे बातचीत यहाँ पर हुई है। उनको एक आश्वस्त करने का काम मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया कि उनकी जो मांग है, जैसे आप कह सकते हैं कि जैसे दिल्ली से देहरादून के बीच में ट्रेन चलती है, उसी प्रकार से दिल्ली से अहमदाबाद के बीच में एक ट्रेन चलाने की मांग यहाँ पर की गई है। उसको लेकर जल्द ही केंद्रीय रेल मंत्री से बातचीत होगी। जो उत्तराखंड भवन गुजरात में बन सके, उसके लिए भी लगातार बातचीत यहाँ पर हो रही है। तो ऐसा समझा जा सकता है कि जल्द ही उत्तराखंड भवन भी वहाँ पर स्थापित होगा। और उसके लिए जो बातचीत हुई है दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच में, वो सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई है। और उम्मीद भी की जा सकती है कि उत्तराखंड की जो तस्वीर है और जो पहचान है, वो अब देश के अन्य राज्यों में भी एक विकसित राज्य। तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। उत्तराखंड सरकार ने राजधानी देहरादून में 400 करोड़ रुपए की कीमत के काबुल हाउस को खाली कराने के लिए गुरुवार को टीमें भेजी। बता दें कि जिला प्रशासन की टीम ने काबुल हाउस क्षेत्र में रह रहे लगभग 15 परिवारों को खाली कराने की प्रक्रिया की शुरुआत की। सरकार इसे शत्रु संपत्ति घोषित कर चुकी है और इसके बाद करीब 40 सालों से यहां रह रहे परिवारों के साथ ही साथ अदालती विवाद चल रहा है। इस दौरान देहरादून डीएम कोर्ट ने 2 हफ्ते पहले अपने आदेश में इस 15 दिन के भीतर खाली करने के निर्देश दिए थे। हालांकि परिवारों ने इसका तीखा विरोध किया है। ये कार्रवाई दरअसल ये है कि ये पूरी जो संपत्ति है, ये निष्क्रांत संपत्ति की श्रेणी में है, तो इस पे बहुत पहले से कार्रवाई चल रही थी। इसी के दौरान जो है अभी फाइनल ऑर्डर आया है डीएम मैडम के कोर्ट से कि इनको खाली कराया जाए। इसके संदर्भ में इनको नोटिस दिया गया था, वो नोटिस पीरियड जो है कल समाप्त हो गया। इसी के क्रम में आज की कार्रवाई की जा रही है और जितने भी अवैध अतिक्रमण पाए गए थे उनसे कब्जा वापस। मेरा नाम राम कुमार चौटाला है और मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। अखिल भारतीय श्री वाल्मीकि नवयुवक संघ चलाता हूँ। हमारे साथ में हमारी चुन्नी लाल जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं। आज जो ये घटना घटी है, ये बहुत बड़ा दुखद है। दुख का समाचार का विषय ये है कि मान्यवर यहाँ पे एक हमारी बिटिया की शादी थी जो 11 दिसंबर को होनी थी, उसकी सारी व्यवस्था यहाँ पे कर ली गई है। और आज इन लोगों को शादी की व्यवस्था करने में इतना सारा सामान, दहेज वगैरह का जो दान वगैरह देना था, वो व्यवस्था भी सारी यहाँ पे हो चुकी हैं। आज इनको घर से बेघर किया जा रहा है, ये बड़ा दुख का विषय है। मैं अपने मीडिया भाइयों से भी और उत्तराखंड सरकार से भी मेरा विशेष आग्रह, विशेष निवेदन है कि इनको बेघर ना किया जाए, इनको समय दिया जाए, क्योंकि बच्ची की शादी होने के बाद जैसा भी सरकार का आदेश होगा उसको वो हम लोग मान्य करेंगे। हम मौजूद है राजधानी देहरादून के सर्वे चौक स्थित काबुल हाउस में। ये काबुल हाउस इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि ये काबुल हाउस बहुत समय पुराना है, इन्हें आज़ादी से पहले का 1928 में यहाँ पर काबुल के जो राजा थे याकूब खान, वो यहाँ पर आए थे और 1924 में उनका देहांत यहाँ पर हो गया था। उसके बाद से जो ये संपत्ति है ये विभिन्न लोगों के पास यहाँ पर रही है। तब से ये कह सकते हैं कि लगातार विवादित संपत्ति यहाँ पर रही है। आज़ादी के बाद से ही इस पूरे मामले पर, यानी 1955-56 से ही इस पर लगातार केस यहाँ पर चल रहे थे।
16 परिवार यहाँ पर बताए जा रहे हैं जो इस समय यहाँ पर मौजूद है। 16 परिवार, लगभग 7 बीघा करीब ये ज़मीन यहाँ पर है और इस पूरी ज़मीन पर ये कह सकते हैं कि लगातार शासन प्रशासन बीच में कोर्ट में मामला चलता रहा था, जिस पर डीएम कोर्ट के आदेश यहाँ पर हुए हैं। 15 दिन का समय यहाँ पर दिया गया था इन लोगों को, यानी जो 16 परिवार यहाँ पर रह रहे थे, इन लोगों को 15 दिन का समय यहाँ पर दिया गया था कि लोग अपना आशियाना यहाँ पर खाली कर दें। जो संपत्ति विवादित है, जिस पर कोर्ट ने कहा था कि अब सरकार के अधीन है, उनको खाली करने का समय दिया गया था। लोग भी अपना सामान उठा जरूर यहाँ से रहे हैं, लेकिन वो लोग प्रशासन से समय की गुहार जरूर यहाँ पर लगा रहे हैं कि समय कम से कम उन्हें समय ज़्यादा यहाँ पर देते तो अपना वो आशियाना कहीं और देखते, अपने जो रहने की जो व्यवस्था है उन व्यवस्थाओं को माकूल करने का काम यहाँ पर करते, क्योंकि कम समय में इन लोगों के जो विभिन्न काम से या जो उनके परिवार से वो यहाँ पर बाधित होते नजर आते थे। ऐसे में समझा जा सकता है कि प्रशासन की कार्रवाई लगातार यहाँ पर चल रही है। जो ऐसी संपत्तियाँ होती है, जो विवादित संपत्तियाँ होती है, जिनके मामले लगातार कोर्ट में लंबित था, सरकार उनके खिलाफ बड़े एक्शन गति से काम यहाँ पर करी है और उसी में काबुल हाउस की संपत्ति भी आती है। कैमरामैन नथुनाल साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वाइज, देहरादून। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। बाबा बागेश्वर धाम सरकार आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के देवभूमि उत्तराखंड के आगमन पर उत्तराखंड में भव्य सांस्कृतिक कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें बढ़ चढ़कर श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री की पत्नी श्रीमती गीता धामी ने भी यात्रा में प्रतिभाग किया। राजकीय शिक्षक संघ की मांगों को लेकर शिक्षा महकमा भी गंभीर है। डीजी शिक्षा वंशीधर तिवारी के अनुसार राजकीय शिक्षक संघ की 3 महत्वपूर्ण मांगे हैं, जिनमें 5400 ग्रेड वाले कर्मियों को राजपत्रित अधिकारी घोषित करने के अंतर मंडलीय ट्रांसफर को मंजूरी देने, प्रमोशन के मामलों में प्रस्ताव शिक्षा निदेशालय के द्वारा शासन को भेजा जा रहा है। उसके अनुसार शिक्षा विभाग शिक्षकों की मांगों को लेकर अत्यंत गंभीर है। अगली खबर चमोली से है, जहां सरकार जनता के द्वारा कार्यक्रम के तहत जिला पंचायत गोपेश्वर में रवि कृष्ण महोत्सव का आयोजन कर रही है। आयोजन का शुभारंभ जिलाधिकारी चमोली हिमांशु खुराना ने किया। सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के तहत जनपद के सभी तहसील और विकास खंडों के लिए कृषि रथ रवाना कर रही है। कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों से आई हुई स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं ने अपने उत्पादों के स्टॉल लगाए। देखिए, आज ही कृषि विभाग द्वारा आयोजित कृषक महोत्सव जो पूरे प्रदेश स्तर पर आयोजित किया जा रहा है और हर जनपद में और न्याय पंचायत स्तर पर भी इस कार्यक्रम को आयोजित किया जा रहा है। और आज के टाइम पे जैसे 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स भी घोषित किया गया है, तो उसमें हमारे जनपद में कई ऐसे उत्पाद हैं जो उसकी श्रेणी में आते हैं, जैसे मंडवा है, झंगोरा है। तो उनको प्रमोट करने के लिए, क्योंकि बहुत न्यूट्रिशनल वैल्यू है उनकी, बहुत ज़्यादा पौष्टिक रूप से इसको बताया जाता है और कई लोग इसको शहरों में, गाँव में इसको रीडिस्कवर कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को एक नेशनल और इंटरनेशनल स्केल पर लाने के लिए ये जो कृषक महोत्सव है और इस तरह के जो कार्यक्रम हैं आयोजित किए जा रहे हैं, ताकि एक जगह पर कृषकों को एक अच्छा दाम मिले अपनी फसल के लिए। केंद्रीय मंत्री कपिल मोरेश्वर पाटिल देवभूमि उत्तराखंड के दौरे पर हैं। इस दौरान कपिल मोरेश्वर पाटिला ने परिवार संग भगवान बद्री और बाबा केदारनाथ के दर्शन किए। दोनों ही धामों में केंद्रीय मंत्री ने तीर्थयात्रियों से मुलाकात भी की। इस दौरान कई तीर्थयात्रियों ने केंद्रीय मंत्री के साथ फोटो भी खिंचवाई। बद्री केदार मंदिर समिति के कार्यकारी आरसी तिवारी ने कपिल मोरेश्वर पाटिल का स्वागत किया। मंदिर समिति की ओर से केंद्रीय मंत्री को भगवान बद्री का प्रसाद और अंग वस्त्र भेंट किए गए। केंद्रीय मंत्री को भी बद्रीश पंचायत के बारे में बताया गया, जिसको लेकर केंद्रीय मंत्री कपिल मोरेश्वर पाटिल ने कहा कि सनातन देव संस्कृति में पंचायत की व्यवस्था युगों युगों से विद्यमान है।
अगली खबर उत्तरकाशी से है, जहां आज से जिले में कृषक महोत्सव शुरू हो चुका है। महोत्सव के दौरान जिले की प्रत्येक न्याय पंचायत में खेती, बागवानी व पशुपालन से जुड़े विभाग किसानों को सरकार के द्वारा संचालित योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारी देंगे। साथ ही विभिन्न सेवाएं और सुविधाएं भी उपलब्ध कराएंगे। जिला मुख्यालय पर कृषक महोत्सव की शुरुआत करते हुए विधायक गंगोत्री सुरेश चौहान और जिला अधिकारी अभिषेक रोहेला ने कृषि रथों को हरी झंडी दिखाकर न्याय पंचायतों के लिए रवाना किया। अगली खबर देहरादून से आ रही है, जहां थाना रायपुर इलाके में पूर्व सैनिक के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। पूर्व सैनिक के परिजनों ने एसएसपी कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई। परिजनों ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। पूर्व सैनिक का कहना है कि अगर आरोपियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो पूर्व सैनिक प्रदर्शन करेंगे। आपको बता दें कि पार्किंग को लेकर हुए विवाद में कुछ स्थानीय युवाओं ने पूर्व सैनिक पर हमला बोल दिया था। प्रशासन से आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। हम एसएसपी साहब के पास आए हैं, चिट्ठी लेके आए हैं। हमारी मांग ये है कि उसकी गिरफ्तारी तुरंत से तुरंत हो, क्योंकि वो बेखौफ घूम रहा है, बेडर घूम रहा है। वो कहता है कि पुलिस कुछ नहीं है, जो भी हूँ मैं हूँ। पुलिस प्रशासन तो हम ऐसे ही घूमते घूमते निकाल देते हैं। तो उस दिन ही कोई ना कोई अनहोनी हो जाती। इससे पहले भी वो व्यक्ति विवादों में रहा है। वो व्यक्ति का कॉलोनी में उसने, ऐसा नहीं है कि केवल यही पीड़ित हैं, पूरी कॉलोनी उस व्यक्ति से परेशान है। वो व्यक्ति अपने आप को, उसके जो पीछे की जो बैक है, वो अपने आप को एक नेतागिरी का महामंत्री युवा उसका घूमता है बना हुआ। हमें नहीं पता कि वो व्यक्ति मतलब उसको किसकी शय है। उसकी भी मैं पुलिस प्रशासन से आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि उसकी जांच होनी चाहिए। तेजम तहसील में कृषि महोत्सव 2023 का आगाज हो गया, जिसमें कृषि विभाग, उद्यान विभाग, पशुपालन विभाग, सहकारिता विभाग, वन विभागों के कर्मचारी मौजूद रहे और अपने अपने विभागों के बारे में किसानों को जानकारियां दी। सरकार के द्वारा किसानों के हित में चलाई जा रही सभी जानकारियां किसानों को पहुंचाई गई, लेकिन समय पर सूचना न मिलने से बहुत ही कम किसान इस कार्यक्रम में पहुंचे। लोगों का कहना था कि अगर कृषि महोत्सव की सूचना किसानों को समय पर मिलती तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग आकर अपनी समस्याओं का निराकरण करा सकते। हल्द्वानी में कृषक महोत्सव रबी का शुभारंभ किया गया। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। साथ ही किसानों को सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी देने के लिए वाहनों को झंडी दिखाकर रवाना किया गया। वहीं मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि गोष्ठी के माध्यम से किसानों को उनके हर प्रश्न का जवाब मिल पाएगा। साथ ही वैज्ञानिक विधि से किस प्रकार वह अपना जीविका को बढ़ा सकते हैं, इसका भी फायदा किसानों को मिलेगा। आपको बता दें कि हल्द्वानी से 8 विकास खंडों में रथ भेजे गए हैं, जो किसानों की समस्याओं का समाधान करेंगे। आज हल्द्वानी ब्लॉक में कृषि महोत्सव रबी की आज शुभारंभ किया गया है और इसके रथों को जो है हर न्याय पंचायत स्तर पर जाने के लिए जो है आज उनको हरी झंडी दिखाई गई है। और आज जितने भी हमारे किसान अन्नदाता आज यहाँ पर उस गोष्ठी में उपस्थित रहे हैं, आज उनको अपने किसानी के संदर्भ में जो उनके विशेषज्ञ हैं उनसे चर्चा करने का भी एक गोष्ठी रखी गई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कृषि महोत्सव निश्चित रूप से जो कि बिल्कुल न्याय पंचायत स्तर पर लोगों को अवेयर करने के लिए, साथ ही सरकार की जो अन्नदाताओं के लिए जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उनसे अवगत कराने के लिए, और साथ ही जो हमारे अन्नदाता हैं उनको व्यावहारिक रूप से फसल उत्पादन करने में उनको क्या दिक्कतें महसूस होती हैं। कृषक महोत्सव 2023 में विभाग द्वारा काफ़ी काम कराए गए हैं। सिर्फ मेरी जिला पंचायत में लगभग 5000 मीटर कृषि विभाग द्वारा फेंसिंग, जाली जानवरों को रोकने को, जो मेरे आनंदपुर, धनपुरी, देवलचौड़ ये गांव हैं, इनमें कृषि विभाग द्वारा काफ़ी कार्य कराए गए हैं। आज में मंत्री जी आए थे हमारे ब्लॉक हल्द्वानी में, मैं उनका यहाँ आने पर स्वागत करता हूँ। और सरकार हमारा बहुत अच्छा काम कर रही है और आगे भी ये कार्य होते रहे। विभाग द्वारा
दवाइयाँ, कृषि के यंत्र, कई सामान विभाग द्वारा दिए जा रहे हैं। अगली खबर हल्द्वानी से है, जहां नगर निगम की जैनी सेना में नवाचारी कदम पर देश में दूसरा स्थान मिला है। इस मौके पर नगर निगम के सभी पार्षदों ने मेयर डॉक्टर जोगेंद्र पाल सिंह रौतेला और नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय को फूल मालाओं से स्वागत किया। इस दौरान मेयर डॉक्टर जोगेंद्र पाल सिंह रौतेला ने बताया कि स्वच्छता और कूड़ा कलेक्शन में जैनी सेना ने अग्रणी भूमिका निभाई है। यही वजह है कि आज जैनी सेना के मॉडल को दूसरे नगर निगम भी अपना रहे हैं। मेयर और नगर आयुक्त ने इस उपलब्धि का श्रेय नगर निगम की जनता पार्षद व पूरी टीम को दिया है। साथ ही भविष्य में भी इसे इसी प्रकार सफल बनाने का आह्वान किया है। आपको बता दें कि 31 अक्टूबर 2022 को जैनी सेना का गठन हुआ था। एक साल के भीतर जैनी सेना ने स्वच्छता के मामले में देश भर में दूसरे स्थान को प्राप्त किया है। तो बैनी सेना को देश में दूसरा स्थान मिला है। साफ सफाई के चलते नगर निगम के पार्षदों ने एक दूसरे को बधाई दी और उनका कहना है कि उनकी मेहनत का नतीजा है। बता दें कि जैनी सेना के गठन हुए 1 साल हुआ और 1 साल में दूसरा स्थान प्राप्त करना उत्तराखंड वासियों के लिए बड़ी उपलब्धता है। इस तरह के पुरस्कार लोगों के अंदर और निगम के अंदर एक विश्वास जगाते हैं और प्रेरणा देते हैं। यह पुरस्कार सभी को प्रेरित करता है कि हमें स्वच्छता के मानकों को और बढ़ाने की आवश्यकता है और स्वच्छ होने की आवश्यकता है। मैं सभी सम्मानित पार्षदगण, नगर आयुक्त, सभी अधिकारी कर्मचारी बंधु, पर्यावरण मित्र और हमारी मातृशक्ति जो कि बैनी सेना है, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। शहर की सम्मानित जनता का भी धन्यवाद करता हूँ और सबसे अपील करता हूँ कि स्वच्छता ईश्वर के सबसे नज़दीक है। इसके मानकों को उच्च से उच्च करने की आवश्यकता है। सभी के सहयोग से हम लोग इसको प्राप्त करेंगे। धन्यवाद। निगम। अगली खबर रामनगर से है, जहां कोसी बैराज के समीप नदी में भारी संख्या में बहते आधार कार्ड को बैराज में तैनात पुलिसकर्मी ने देखा। इसके बाद पुलिसकर्मी के द्वारा नदी में बह रहे आधार कार्डों को अन्य युवक की मदद से बाहर निकालकर चेक किया गया, तो उसमें रामनगर के साथ ही अन्य राज्य में रहने वाले लोगों के काफी आधार कार्ड थे। जानकारी लगने के बाद जब कुछ लोग कोसी बैराज पर पहुंचे तो पुलिसकर्मी से बरामद आधार कार्डों को चेक किया गया। परिचित लोगों के आधार पर कार्ड निकले, जिसके बाद लोगों को सूचना दी गई। कई लोग मौके पर पहुंचे और अपना आधार कार्ड देखा तो चौंक गए। इन लोगों का कहना था कि उनके आधार कार्ड उनके पास मौजूद हैं, फिर ये दूसरे आधार कार्ड कैसे यहां पहुंचे, ये गंभीर मसला है। लोगों का ये भी कहना है कि इस मामले में कोतवाली पुलिस को सूचना देकर कार्रवाई की मांग करेंगे। जी मैं हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हम यहाँ पे ड्यूटी पे रहते हैं, घूमते रहते हैं। अभी नीचे नदी में हमने ऊपर से देखा कि कार्ड जैसे बिखरे हुए हैं। वहाँ पे एक लड़का घूम रहा था, हम उससे पता करा कि उसने कहा आधार कार्ड है। हमने उसके द्वारा ऊपर चौकी में मंगाए गए। साथ में हमारे पत्रकार बंधु आ गए थे। अब इनके माध्यम से सूचित करना चाहते हैं लोगों को कि जिनके भी ये कार्ड हैं ले ले अपने कार्ड, भाई साहब से संपर्क करके। मैं यही कहना चाहता हूँ। ड्यूटी पर तैनात सिपाही के द्वारा ये आधार कार्ड पकड़े गए, इनकी पहचान की गई। और इसी खबर पर हमारे साथ रामनगर से संवाददाता रोहित गोस्वामी जुड़ चुके हैं। जी रोहित, जिस तरह से ये भारी संख्या में आधार कार्ड, डुप्लीकेट आधार कार्ड पाए गए हैं, इसको लेकर क्या कुछ पूरी जानकारी है? जी मैं आपको बताऊं कि आज सुबह के समय पर कोसी नदी जो है वहाँ पे बैराज पे जो पुलिस चौकी चेक पोस्ट है, उनके द्वारा कोसी नदी के समीप जो है भारी मात्रा में डुप्लीकेट आधार पकड़े गए और जो नदी के किनारे में थे। और उसके बाद एक युवक की मदद से ये सारे आधार कार्डों को ऊपर लाया गया। जब पुलिस के द्वारा जांच की गई तो ये सारे आधार कार्ड फर्जी निकले और जिन लोगों के आधार कार्ड थे उनको वहां पे बुलाया गया तो उनके आधार कार्ड अपने पास थे। जब उन्होंने चेक किया तो उसमें बहुत सारी खामियां आधार कार्ड में, डुप्लीकेट आधार कार्ड में थी। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा मामला है और पुलिस इसकी जांच में जुटी है। आखिर कौन व्यक्ति था जिसने इस आधार कार्डों के साथ छेड़छाड़ करी है और उनको यहाँ पे फेंका है। जी बिल्कुल, तो इस मामले में क्या अभी तक कोई जानकारी मिली है कि कहां से ये आधार कार्ड फेंके गए थे या किस व्यक्ति के द्वारा फेंके गए थे? इस बारे में अभी पुलिस के द्वारा कोई भी जानकारी, कुछ भी इनपुट निकलकर सामने आ रहा है? जी पुलिस के द्वारा अभी तक इस मामले में यही कहा जा रहा है कि जांच चल रही है और जांच के बाद ही ये सारी चीजें पता चल पाएंगी कि किस व्यक्ति का इसमें हाथ था। जी बिल्कुल रोहित, जिस तरह से भारी संख्या में ये आधार कार्ड बरामद किए गए हैं और अचानक सुनसान जगह पर इनको फेंका गया था, क्या इस तरह के कोई गिरोह के सक्रिय होने की भी खबर सामने आ सकती है जो आधार कार्ड का इस्तेमाल करके तमाम तरह के फ्रॉड को अंजाम देते हों? जी मैं आपको बताऊं कि ये पुलिस के एक जांच का पार्ट है। अब इसमें जो पुलिस जांच करेगी उसमें
क्या तथ्य सामने निकल के आएंगे, ये पुलिस बाद में बताएगी। जी बिल्कुल रोहित, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। खबर उत्तरकाशी से है, जहां आज से जिले में कृषक महोत्सव की शुरुआत हो गई है। महोत्सव के दौरान जिले के प्रत्येक न्याय पंचायत में खेती, बागवानी, पशुपालन से जुड़े विभाग किसानों को सरकार के द्वारा संचालित योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारी देंगे। साथ ही विभिन्न सेवाएं और सुविधाएं भी उपलब्ध कराएंगे। जिला मुख्यालय पर कृषक महोत्सव की शुरुआत करते हुए विधायक गंगोत्री सुरेश चौहान और जिलाधिकारी अभिषेक रोहेला ने कृषि रथों को हरी झंडी दिखाकर न्याय पंचायतों के लिए रवाना किया। जैविक कचरा डालना, उससे आगे बढ़कर हम कैसे आगे निकले, इसके लिए हमारी सरकार के द्वारा कि कैसे हम बागवानी और जो हमारी कृषि खेती है वो तो उत्तरकाशी में कृषि महोत्सव का आगाज किया गया, जहां पर कृषि रथों को हरी झंडी दिखाई दी गई। साथ ही इस कार्यक्रम के दौरान किसानों को तमाम तरह की जानकारियां भी उपलब्ध कराई गई, जिससे किसानों को आने वाले समय में कृषि के क्षेत्र में बेहद लाभ मिलेगा और वो अपनी जीविका को बढ़ाने का काम कर सकेंगे। सरकार की योजनाओं के बारे में भी इस महोत्सव में किसानों को जानकारी दी गई। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।